हम लोग मॉइस्चर के बारे में समझेंगे या ह्यूमिडिटी के बारे में समझेंगे। मॉइस्चर या नमी जो कि आजकल हम फील कर पाते हैं वो क्या है? तो वो क्या है कि अगर हम 1000 ग्राम का एयर लेते हैं तो उसमें हाउ मच ग्राम वाटर है, ठीक है ना? कितना ग्राम वाटर है? 1000 ग्राम का एयर लेते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। एयर पर ग्राम में कैसे मेज़र किया जाए? तो हम ये डेफिनेशन को हटाते हैं क्योंकि एयर को ग्राम में मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं? परसेंटेज। हम क्या करते हैं? परसेंटेज। प्रतिशत। तो परसेंटेज मुझे ठीक लगता है क्योंकि जैसे इतना बड़ा रूम है, इस रूम में कितना परसेंट मॉइस्चर है, कितना परसेंट नमी है। उसमें भी परसेंटेज के साथ एक दिक्कत है कि हमको पहले क्या बताना पड़ेगा? आयतन, वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है। तो मैंने बोला जैसे यहाँ पे 1000, जब वॉल्यूम को अपन कैसे मेज़र करते हैं? मीटर क्यूब से, इज़न्ट इट? अपन ऐसे निकाल देते हैं, या सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम को मेज़र करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने बड़े एरिया में 1000 मीटर क्यूब वाले एरिया पे कितना मॉइस्चर है, कितना मॉइस्चर है। तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूँ? कितना मॉइस्चर मतलब कितना वाटर ड्रॉपलेट्स है, पानी की बूंद है, वाटर ड्रॉप है। तो मैं इससे निकाल सकता हूँ। जैसे हमको पता है कि यहाँ पे जल वाष्प है, क्या हम फील कर पाते हैं? यहाँ पे वाटर वेपर है इस रूम पे, फील कर पाते हो? बताओ ना, फील कर पाते हो कि नहीं? कैसे फील करते हो? हाँ, कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर होता है तो मॉइस्चर होता है, ये कंफर्म है। अगर ठंडा है तो उसमें मॉइस्चर होगा। तो उसका उस हिसाब से ठंड के दिन में हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। तो मैं मॉइस्चराइज़र ठंड के दिन में क्यों लगाता हूँ? ठंड के दिन में ही मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना, और हम बोलते हैं हमारा स्किन ऐसा फट गया है, इसका मतलब मेरे स्किन में मॉइस्चर की कमी हो गई है, isn't it? और ठंड के दिन में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, गर्मी के दिन में जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपन ये चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि गर्म एयर हो या ठंडी एयर हो, किसमें नमी ज़्यादा हो सकती है। तो क्या होता है, जैसे हमने हॉट एयर लिया, गर्म एयर लिया, अगर ये एयर जो है हॉट है तो हॉट एयर का वॉल्यूम, इसका जो आयतन होता है, जो गर्म हवा होती है, वो ज़्यादा होता है कि कम होता है? तो हॉट एयर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके जो एटम्स हैं दूर दूर होते हैं, है ना। और जबकि कोल्ड एयर का वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है, कम होता है। पर मैंने जब मॉइस्चर के लिए डेफिनेशन दिया, मैंने बोला इतने बड़े वॉल्यूम में कितना मॉइस्चर है या कितना वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं, मैंने यही डेफिनेशन दिया था। पर मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कितना टेम्परेचर पे, क्योंकि जब ना टेम्परेचर कम होता है, दो केस देखो। पहला केस ये है जहां पे 25 डिग्री सेल्सियस का एयर है और यहां पे केस है 40 डिग्री सेल्सियस का एयर, ठीक है ना। सेम रूम है, इसमें 25 डिग्री सेल्सियस का हवा है, इसमें 40 डिग्री सेल्सियस की हवा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कपड़ा सुखा दिया, कपड़ा सुखाया, तो जब आसपास में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तब कपड़ा जल्दी सूखेगा कि जब 40 डिग्री सेल्सियस है तब कपड़ा जल्दी सूखेगा?
40 डिग्री सेल्सियस में जल्दी कपड़ा सूखेगा। मतलब जब एयर गर्म है तब वो मॉइस्चर को ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी को ज़्यादा जल्दी से अवशोषित कर लेता है, और ठंडा जो एयर है उसमें मॉइस्चर कम होता है, इसलिए ठंडे एयर में मुझे क्या की जरूरत पड़ती है, मॉइस्चराइजर की। तो ठंडे एयर में मॉइस्चर कम होता है और गर्म एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि एयर के पार्टिकल जब दूर दूर होते हैं, गर्म एयर में एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उसके बीच में आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे तो उसके बीच में मॉइस्चर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। पर जो एयर के मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो बीच में कैसे मॉइस्चर घुसेगा, नमी कैसे घुसेगी? ये चीज समझ आया है ना? तो जितना एयर के मॉलिक्यूल परमाणु जो हैं दूर दूर रहेंगे उतना पानी का ड्रॉपलेट ज़्यादा होगा। इसलिए जब मैं कपड़ा सुखाता हूँ तो मुझे गर्म एयर की ज़रूरत पड़ती है। हाथ को भी जब अपन देखते हैं, हाथ को क्लीन करने के बाद कहीं पर ड्राई करते हैं तो गर्म एयर की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है इस रूम में कितना मॉइस्चर होगा, इसके लिए मेरे को ये समझना पड़ेगा कि इस रूम का टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है। अब देखो, अगर मैंने इस रूम को पूरा बंद कर दिया है ना, और इस रूम का टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, सपोज मैंने 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो आपको हर जगह पानी की बूंद ड्रॉप ऐसे दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि एयर में जो मॉइस्चर का होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और वो क्या बना दिए, ओस की बूंदे। ठंड के दिन में ओस की बूंद बनती है, ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि एयर में वो मॉइस्चर रहता है, पर रात के समय टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि नमी को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, और वो क्या करता है, प्लेन में, कार में, टेबल में, सब में मॉइस्चर छोड़ देता है। तो उस एयर में मॉइस्चर की कमी हो गई। तो ठंड के दिन में एयर में मॉइस्चर की कमी होती है और गर्मी के दिन में एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ समझो, अगर ये चीज़ समझे हो तो, इसलिए मैं जब बोलता हूँ कि नमी कितनी है तो मुझे दो चीज़ आपको बताना होगा। पहले बोलना है कि तापमान कितना है, दूसरा एयर का वॉल्यूम कितना है, तभी मैं बता पाऊँगा नमी कितनी है। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1000 मीटर क्यूब में सपोज 10 ग्राम क्या है, पानी है। जैसे मैं बोलूं कि इस जगह पे 1000 मीटर क्यूब का एरिया है जिसमें 10 ग्राम पानी है, पानी का ड्रॉपलेट्स है। अब मैंने क्या किया कि जब मैंने टेम्परेचर को रिड्यूस किया, तापमान को कम किया, तो ये धीरे धीरे 10 ग्राम पानी 2 ग्राम पानी छोड़ देगा। टेम्परेचर को रिड्यूस करूंगा तो 2 ग्राम पानी इधर उधर छूट जाएगा, और टेम्परेचर रिड्यूस करूंगा तो क्या होगा, 5 ग्राम पानी और छूट गया, और टेम्परेचर रिड्यूस किया तो पूरा का पूरा 10 ग्राम पानी रिड्यूस हो गया। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल ये है, ये जो एसी चल रहा है, एसी में पानी कहाँ से आता है, बाहर में। ये पानी का बाहर में आउटलेट कहाँ से, इसमें पानी कहाँ से आया? तो यही एयर का मॉइस्चर को किसने किया, एसी ने ले लिया। उसका कंप्रेसर ने क्या, जब कंप्रेस किया एयर को, हम बोलते हैं कि फ्रिज में या एसी में क्या रहता है, कंप्रेसर। तो एयर को जब कंप्रेस किया तो उसका पानी जो निकल गया और वो पानी को बाहर छोड़ दिया। तो जो एसी का जो पानी है वो इस रूम का मॉइस्चर है कि नहीं? मतलब अगर बरसात के दिन में ये एसी से ज़्यादा पानी निकलना चाहिए, और निकलता भी है। जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतना ज़्यादा एसी से ज़्यादा पानी निकलेगा, क्योंकि नमी ज़्यादा है। अगर सोचो, हम बोलते हैं मैंने यहाँ पे 3-4 कंडीशन रखा। 1000 मीटर क्यूब का क्या था, रूम था, और मैंने बोला 10 ग्राम का पानी। अच्छा, इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको क्या थोड़ा सा कर देते हैं, 100 मीटर क्यूब का ये। तो मैं क्या बोलता हूँ, 10% एयर है मैं बोल सकता हूँ, 10% मॉइस्चर है मैं बोल सकता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ
क्योंकि 100 में 10 ग्राम है, तो 10% एयर है, 10% क्या है, मॉइस्चर है, नमी है। पर अगेन मुझे क्या बताना पड़ेगा, टेम्परेचर। तो मैंने क्या बोला, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। इसको अगर ये कैलकुलेट करते हैं बिना टेम्परेचर को बताए, तो हम क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको हम बोलते हैं सॉरी इसको हम जब आर्द्रता बोलते हैं या ह्यूमिडिटी बात करते हैं या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बात करते हैं, तो हम इसी की बात करते हैं बिना टेम्परेचर मेंशन किए, बिना टेम्परेचर को मेंशन किए। अब क्या है, अब मैंने क्या किया, टेम्परेचर को मैंने रिड्यूस कर दिया और मैंने कर दिया 5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या हुआ, मैंने क्या किया, वॉल्यूम को मैंने कम कर दिया। टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हो गया कि नहीं, टेम्परेचर कम होने से वॉल्यूम कम हो गया। तो अब ये देख रहे हो कि इसका जो आयतन है, इसका जो वॉल्यूम है, ये रिड्यूस होके ऑलमोस्ट बराबर हो गया। बट मैं कितना बोल रहा हूँ, इसमें कितना ग्राम पानी है, अभी भी 10 ग्राम वाटर है कि नहीं, कम होगा अभी नहीं है, अभी इसने शेड नहीं किया है, तो 10 ग्राम पानी है। अगर मैं क्या करता हूं, T = 0 डिग्री कर देता हूं, अब क्या हुआ, जब टेम्परेचर को मैंने 0 डिग्री कर दिया तो क्या हुआ, ये 3 कंडीशन देखना। पहले क्या है, इसमें ना वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या थी, इसमें ज़्यादा थी, इसमें ऑलमोस्ट इक्वल थी, और इसके बाद क्या हुआ, टेम्परेचर होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो गई। तो इस कंडीशन को जब मैं बोलता हूँ, इसको बोलते हैं कि हम इसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हम बोल सकते हैं 10% इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, क्योंकि 10 ग्राम है। यहाँ पे भी 10 ग्राम है क्योंकि अभी तक इसने शेड नहीं किया, अभी तक इसने शेड नहीं किया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड, संतृप्त अवस्था, संतृप्त अवस्था, जहां पे एयर का मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी और वाटर का वॉल्यूम दोनों इक्वल है, दोनों बराबर हैं। क्योंकि इससे टेम्परेचर मैं रिड्यूस करूंगा एयर का, तो पानी क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सैचुरेटेड कंडीशन है। जब बरसात के दिन में जिस समय आपको लगता है कि पानी गिर सकता है, उस समय ये सैचुरेटेड कंडीशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इससे टेम्परेचर को और रिड्यूस किया तो बरसात हो जाएगी या मॉइस्चर शेड हो जाएगी, और ये कंडीशन को बोला जाता है सुपर सैचुरेटेड कंडीशन, अति सांद्र अवस्था।
पहला कंडीशन जिसमें 10 ग्राम वाटर था, दूसरा कंडीशन अगेन 10 ग्राम वाटर था क्योंकि ये सैचुरेटेड कंडीशन था, तीसरा कंडीशन जिसमें 10 ग्राम वाटर इतना ज़्यादा हो गया कि एयर का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटा रह गया, इसके कारण से बारिश हो गई, जो रिमेनिंग जो वाटर है वो शेड हो गया। इसलिए 10 ग्राम का मुझे कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? 10 ग्राम मुझे ये नहीं बताता कि इस एयर में होल्ड करने की कैपेसिटी, मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है। तो मैंने क्या वर्ड लाया? RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। मैंने एक वर्ड लाया दैट इज कॉल्ड RH, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्योंकि ये तीनों कंडीशन जो बोला जाए, तीनों में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के हिसाब से 10 ग्राम तो वाटर है ही, 10 ग्राम तो वाटर है, बट इस 10 ग्राम वाटर के बेसिस पे मैं यह क्या बोल सकता हूं कि बारिश होगी कि नहीं होगी? मैं नहीं बोल सकता। मैं तब बोल पाऊंगा जब मुझे एयर का मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी मुझे पता चलेगी। तो अगर मैंने एयर के साथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दोनों को इंक्लूड करता हूं, इसके बाद मैं बताता हूं कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, तो मैं ये बताता हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो है जब ये 100% हो जाता है। 100% मतलब क्या है? एयर का मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी एग्जैक्टली इक्वल है जितना अभी मॉइस्चर है। तो एयर एंड मॉइस्चर का होल्ड करने की कैपेसिटी दोनों इक्वल है। तो जिस समय बारिश होती है उस समय मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% से ज्यादा है, क्योंकि 10 ग्राम वाटर मुझे ये नहीं बताता था कि बारिश होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 10 ग्राम वाटर मुझे ये नहीं बताता कि कितना पार्सल ऑफ एयर उसको होल्ड कर सकता है। पर यहाँ पे अगर मैं 100% ह्यूमिडिटी की बात करता हूँ तो मुझे ये कंफर्म्ड है कि इसके बाद बारिश हो सकती है। दोनों में डिफरेंस ये है। तो जैसे मैंने आज के एग्जाम्पल में बोला कि ये 10 ग्राम पानी का वाटर ड्रॉपलेट है, वो इस रूम में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, वो तापमान डिसाइड करता है। तापमान डिसाइड करेगा कि नहीं? अगर मैंने यहाँ का एयर को कंप्रेस कर दिया तो ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी। क्यों बढ़ने लगेगी? क्योंकि एयर का जितना होल्ड करने की कैपेसिटी थी वो कम हो गई। तो बारिश हो सकती है? यस, हो सकती है। अगर मैंने यहाँ का एयर को कंप्रेस कर दिया, सिकुड़ा दिया, तो बारिश हो जाएगी। तो इसको बोला जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हमेशा से टेम्परेचर मैटर करता है, टेम्परेचर मैटर करता है, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बस बताता है कि यहाँ पे 10 ग्राम पानी है। तो अगर मैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं मौसम विभाग का एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्यों? क्योंकि मुझे ये जानना है कि आज किस किस जगह पे बारिश होगी। बट मुझे सिंपली ये आइडेंटिफाई करना है इस जगह पे कितनी नमी है। और वो किस लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आसपास पे पेड़ पौधे होते हैं तो नमी ज़्यादा होती है। तो नमी ज़्यादा होती है इसका मतलब बारिश भी ज़्यादा होगी? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गर्म एयर होगा और नमी ज़्यादा है तो बारिश नहीं होगी। पर अगर ठंडी एयर है, नमी ज़्यादा होगी तो बारिश हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो ओस है या जो ड्यू ड्रॉप्स है और ये जो बारिश है, ये पानी की बूंद है, ये दोनों सेम चीज़ है। दोनों सेम चीज़ है। कैसे? ठंड के दिन में बादल नीचे आ जाते हैं, और बादल जब नीचे आ जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कोहरा। तो कोहरा जब बारिश कराता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? ओस की बूंद। और जब वही कोहरा जब ऊपर में चला जाता है और जब बारिश कराता है तो हम पानी की बूंद बोलते हैं। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। अच्छा, कोई क्लाउड को मैं नीचे ले आता हूँ, कोई बादल को मैं नीचे लेके आ जाता हूँ, तो बारिश हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी है? कब गारंटी है? हाँ, तो गर्मी के दिन में अगर मैंने बादल को नीचे ले आया तो वो तो इवापोरेट होकर निकल जाएगा। पर ठंड के दिन में मैंने बादल को नीचे ले आया तो वो कंडेंस हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। क्योंकि क्या है, ठंड के दिन में एक स्पेशल कंडीशन बनता है, इसको थोड़ा समझना। जैसे ये विंटर सीजन है और ये क्या है? समर सीजन है। विंटर सीजन में
जो जमीन के पास का एयर होता है कोल्ड होता है, और समर सीजन में जमीन के पास का जो एयर होता है वो क्या होता है? हॉट होता है, गर्म होता है। तो हॉट एयर के कारण से जो यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो सारा तो ऊपर चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो बाय द वे क्लाउड को मैं किसी तरीके से नीचे ले आया, ये भी इवेपोरेट होके क्या चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि गर्म एयर की टेंडेंसी क्या होती है? वो हल्की होती है, और हल्का होके क्या करता है? वो ऊपर उठता है। गर्म एयर की ये टेंडेंसी। अब ठंडे एयर की क्या टेंडेंसी होती है? तो ठंडे एयर या जो कोल्ड एयर होता है ये क्या होता है? हैवी होता है। हैवी होता है कि नहीं? कोल्ड एयर हैवी क्यों होता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है? पास पास होते हैं, तो वो हैवी हो जाता है, तो नीचे आ जाता है। अब बादल क्या होता है? हैवी होकर नीचे आ जाता है, तो क्या बोलते हैं हम उसको? फॉग या कोहरा बोलते हैं। तो ठंड के दिन में ही कोहरा आता है, क्यों? क्योंकि ठंड के दिन में एयर जो होता है हैवी हो जाता है और वो नीचे आ जाता है। और जैसे ही वो नीचे आता है, बादल किसका बना रहता है? बादल जलवाष्प का बना होता है, ठीक है ना? वाटर वेपर का बना होता है। कोई भी बादल जो होता है इसी का बना होता है। अब क्या है? जमीन बहुत ठंडी है, जो फ्लोर है बहुत ठंडा है। हम बोलते हैं ठंड के दिन में फ्लोर में नहीं सोना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है। और अपन बेड पे सोने से क्या बेनिफिट होता है? अगर मैं यहाँ पे सो रहा हूँ और इसमें सो रहा हूँ, उसमें डिफरेंस क्या होगा? जमीन जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, पर बेड के साथ ऐसा नहीं है, वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा नहीं होता। आप देखो, आप कॉटन का ना चादर ओढ़ते हो तो वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है, बट वही अगर आप टेरिकॉट या मतलब जो ब्लैंकेट जिस मटेरियल का बना रहता है उसका आप ओढ़ते हो तो वो ना तो जल्दी गर्म होता है ना जल्दी ठंडा होता है। तो अगर मैं देखूं ठंड के दिन में जो फ्लोर है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जल्दी ठंडा होने के कारण से जैसे ही बादल इसके संपर्क में आता है तो वो भी कंडेंस कर देता है, मॉइस्चर शेड कर देता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू ड्रॉप्स या ओस की बूंद, ठीक है ना? तो ये चीज है, इसको हम बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स। अब समर के दिन में क्या हुआ? ये सारा एयर तो ऊपर जाके क्या बनाया? बादल बनाया। गर्मी के दिन में ऊपर जाके बादल बनाया। अब ऊपर में जाके ये ठंडा होगा कि नहीं? ऊपर में जाके कोल्ड होगा? कैसे कोल्ड हो जाता है? हाँ, तो पहला चीज, कोई भी बादल ऊपर जाके ठंडा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कम है। कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस है जो नीचे रहती है। तो बादल जब ऊपर जाके ठंडा होता है, उसका दूसरा कारण ये भी है कि ऊपर में एयर का डेंसिटी कम है। ऊपर में जो वायु का घनत्व है वो कम है, नीचे में वायु का घनत्व ज़्यादा है। तो जैसे ही ऊपर जाता है तो वो फैल जाता है, जगह मिलती है उसको। और कोई भी चीज़ जो गर्म है उसको अगर फैला दे तो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो बादल ऊपर जाके ठंडा क्यों होता है? इसका दो कारण। पहला, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। और दूसरा, वहाँ ऊपर में एयर का डेंसिटी क्या है? कम है, जिसके कारण से ऊपर जाके वो फैल जाता है, और फैलने के कारण से टेम्परेचर क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि गर्मी के दिन में सारा मॉइस्चर ऊपर जाके बादल बना देता है, और इसी के कारण से दोपहर को जब दो बजे के आसपास जब एक्सट्रीमली गर्मी रहती है तो 4-5 बजे बारिश होना चालू हो जाती है। तो गर्मी के दिन में बारिश शाम को क्यों होती है? तो उसका कारण यही बताओगे कि डे टाइम में टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि सारा पानी ऊपर में जाके क्लाउड बना देता है और ऊपर जाके फिर बारिश करा देता है। इसलिए गर्मी के दिन में शाम को थंडरस्टॉर्म आते हैं, तूफान आते हैं। ये क्या जो मानसून है, मानसून में भी ऐसा ही हो रहा है? नहीं,
मानसून में जो मॉइस्चर आता है वो लोकल नमी नहीं होती है, वो बे ऑफ बंगाल की, अरेबियन सी, ये पूरा जो इंडियन ओशियन जो है ना उसकी नमी है, उसका जो मॉइस्चर है वो आया है, इसलिए वो ख़त्म नहीं होता। बट अगर लोकल मॉइस्चर की सप्लाई कितना दूर तक रहेगी, जितना दूर तक इवेपोरेशन हुआ रहेगा वहीं पे बारिश करा देगा, इसलिए ज़्यादा देर तक बारिश नहीं होती। पर मानसून आता है पूरा इंडियन ओशियन से, हिंद महासागर से इतना सारा मॉइस्चर लेके आता है और वो बारिश कराता है, इसलिए उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, इसलिए 3-3 महीने तक बारिश कराता है। तो इसका मतलब ये है, ये मॉइस्चर का बहुत बड़ा रोल है किसमें, बारिश कराने में। अब इस एक छोटा सा एग्जांपल समझो, जैसे मैंने बोला कपड़ा जल्दी सूख जाता है गर्मी के दिन में, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ गर्मी के दिन में जो गर्म एयर है वो आपके कपड़े की नमी अपने में रख लेता है ना। और वो आपके कपड़े की नमी अपने में क्यों रख लेता है, क्योंकि एयर का वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा पानी की बूंद आ सकती है ना। बारिश के टाइम में कपड़े क्यों नहीं सूखते, हाँ, तो ऑलरेडी एयर में इतना मॉइस्चर है कि आपके कपड़े से कैसे मॉइस्चर वो ले पाएगा, तो कपड़े नहीं सूख पाते, सुपर सैचुरेटेड है। ऑलरेडी बारिश का कंडीशन है जहाँ पे वो होल्ड नहीं कर पा रहा, कौन सा, वो तीसरा जो पिक्चर था उसका कंडीशन है सुपर सैचुरेटेड, जिसमें एयर को होल्ड करने की कैपेसिटी, मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी एयर की ख़त्म हो गई है। अब वो आपके कपड़े में से कैसे पानी देगा, बल्कि वो क्या करता है, आपके कपड़े को पानी दे देता है। जैसे हम बोलते हैं ठंड के दिन में कपड़ों में फंगस आ जाता है, नमी रह जाती है, क्यों आ जाती है, क्योंकि एयर में इतना मॉइस्चर है वो कि सारे कपड़े में डाल देता है, और कपड़े में मॉइस्चर आ जाने से फंगस आ जाते हैं, फफूंद आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये सोचो, इसका मतलब ये भी हो सकता है क्या, ठंड के दिन में क्या कपड़े जल्दी सूखते हैं, हाँ, समर के सीज़न के कंपैरिजन में ठंड के दिन में कपड़े लेट से सूखते हैं, और बारिश के कंपैरिजन में जल्दी सूखते हैं, बारिश के कंपैरिजन में फिर भी जल्दी सूख जाते हैं, पर गर्मी के दिन के कंपैरिजन में लेट से सूखते हैं। अब देखो बारिश और ठंड के कंपैरिजन करते हैं, तो बारिश में क्या है, सुपर सैचुरेटेड कंडीशन है, और ठंड के कंडीशन में क्या है, उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम है एयर में, दोनों में बस इतना डिफरेंस है, इसलिए ठंड के दिन में फिर भी कपड़े सूख जाते हैं, पर बारिश के सीज़न में कपड़े नहीं सूख पाते। ठंड के दिन में अगर ये इतना बड़ा एरिया है तो उसमें हार्डली 1-2 ग्राम होल्ड करने की कैपेसिटी है मॉइस्चर को, और वो भी वो कैसे ले लेता है, जैसे क्या है, आपने ब्रीदिंग किया, आपके स्किन में जो मॉइस्चर है वो सारे को कौन उठा लेता है, कोल्ड एयर, ठंडा एयर जो है वो जो मॉइस्चर है वो उठा लेता है। तो ठंड के दिन में मॉइस्चर की कमी हो जाती है हमारे आसपास में। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ठंड के दिन में अगर मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है तो मैं यहाँ पे पानी, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी रख दूँ तो ये रूम का टेम्परेचर जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा। समझना, मैं एक बाल्टी अपने रूम पे रख दिया जिसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और इस रूम में क्या है, ठंड लग रही है, मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है, एसी का ठंड नहीं, वेदर का ठंड है ना, जो मौसम का जो ठंड है वो लग रहा है। मैं एक बाल्टी पानी यहाँ पे रख दिया तो टेम्परेचर नॉर्मल होगा, यस, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। क्यों बता रहे हो, अब कोई बताओ, कारण निकालने की कोशिश करो कि टेम्परेचर क्यों नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं विंटर सीजन में मानूँ 15 से 20 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है एयर का, हवा का, और बाल्टी में जो हम लोगों ने पानी लाया, मैंने बोला नॉर्मल टेम्परेचर में, तो 25 से 30 डिग्री का होगा, है ना। देखना, ठंड के दिन में जब हम बोर से पानी निकालते हैं तो वो गर्म फील होता है, और गर्मी के दिन में बोर से पानी निकालते हैं तो ठंडा फील होता है। तो बोर का टेम्परेचर तो सेम है, एयर का टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है, कभी हमको गर्म लगता है, कभी हमको ठंडा लगता है। तो बोर का टेम्परेचर में 25 से 30 डिग्री का ही टेम्परेचर है,
तो मैंने बोर से पानी निकाला एक बाल्टी, जो कि 25 से 30 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर था, उसको रख लिया इस रूम पे, और ये रूम का टेम्परेचर है 15 से 20 डिग्री। अब इसको कैसे ये गर्म हो जाएगा धीरे धीरे करके? क्या प्रोसेस होगा जिसके कारण से गर्म हो जाएगा? सर कंडक्शन। इवेपोरेशन। कैसे इवेपोरेशन? कंडक्शन प्रोसेस है। बैठो बैठो बैठो। हाँ सर वो जो नॉर्मल वाटर जो आप रखे हैं, हाँ एज कंपेयर रूम के टेम्परेचर से ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो वो एयर क्या करेगा, वेपर होगा, वेपर आ जिसकी जाएगा। वजह से रूम जो है वो हाँ गर्म होने लगता है। गर्म होने लगेगा। अब चीज़ समझना, जैसे क्या है, एक पानी का ड्रॉपलेट है जिसको मुझे वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है, समझना ना, ये पानी का ड्रॉपलेट है जिसको मुझे जलवाष्प में कन्वर्ट करना है। तो ये अवस्था, ये जो स्टेज है, लिक्विड स्टेज से एयर के स्टेज में लाने के लिए कोई एनर्जी लगेगी मुझे? एनर्जी लगेगी, है ना? अगर पानी गर्म है तो पानी ही, गर्म पानी में वो एनर्जी रहती है कि वो इवेपरेट हो जाए। जैसे क्या है, मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने इसको गर्म किया तो इसको एनर्जी मिल गई और वो क्या बन गया? एयर बन गया, है ना? एयर। इसका मतलब वाटर वेपर में एनर्जी रहती है, बोल सकते हो? जैसे पानी को मैंने गर्म किया, इसका ऊर्जा जो है वाटर वेपर के फॉर्म में आ गया। तो जब भी वाटर वेपर आसपास में है, मतलब एनर्जी ज्यादा है, बोल सकता हूं मैं? ऊर्जा ज्यादा है, बोल सकता हूं? क्योंकि जो एनर्जी इसको गर्म करने में लगी, वही एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, वही एनर्जी स्टोर्ड है। तो जिस जगह पे, इसको हम क्या बोलते हैं पता है? इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। ऐसा हीट जो पता नहीं चल रहा है, पर वो किस में है? पानी के ड्रॉपलेट में है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे मैं नहा के आया, तो नहा के आने के बाद ठंड क्यों लगती है? अच्छा क्यों लगता है? ठंडा क्यों लगता है? हाँ नहीं, बॉडी में हीट लॉस कर देता है। एग्जैक्टली। क्या है, जैसे मेरे स्किन का जो पानी है, वो पानी ने मेरे बॉडी से एनर्जी लिया और वो क्या किया? इवेपरेट हो गया। तो जब सूखता है पानी, जब सूखता है तो मुझे ठंड लगता है, क्योंकि उसने मेरा एनर्जी किस में ले लिया? एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इसमें लेटेंट हीट आ गया कि नहीं? लेटेंट हीट आ गया। इसलिए जब किसी बच्चे को ठंड लगती है, वो उस समय लगती है जब उससे कपड़ा, उसको जब पोंछा जा रहा है। नहाते हो तो उसको ठंड कम लगेगी, रादर देन जब उसको पोंछा जा रहा है, जब उससे के बॉडी से हीट निकल रही है बाहर। समझ रहे ना? इसलिए नहाने के बाद ज़्यादा ठंड लगती है, कि जब वो ना मॉइस्चर निकलता जाता है आपकी बॉडी से, हीट के फॉर्म में। इसका मतलब इसमें बहुत हीट है, गर्मी है। अब अपोजिट सोचते हैं। क्या अपोजिट सोचते हैं? कि अगर मैंने कंडेंसेशन कर दिया, इसका क्या किया? कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? संघनन। जब मैंने कंडेंसेशन कर दिया तो इसने अपना एनर्जी लूज किया। कंडेंसेशन मतलब एनर्जी लूज किया, और ये वाटर वेपर से किस फॉर्म में आया? वाटर के ड्रॉप के फॉर्म में। तो एटमॉस्फेयर को ये हीट दे देता होगा ना, वापस कर देता होगा। तो जो हीट मेरे बॉडी से इसने लिया था, इस वाटर वेपर ने, जब बारिश हुई तो उसने क्या किया? अपना हीट को एटमॉस्फेयर में दे दिया। तो एक प्रकार से ये जो पानी है, हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म है ना? तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं, ये जो वाटर या मॉइस्चर है, ये ऊष्मा का संचरण का, पृथ्वी में
अर्थ में हीट का ट्रांसफर का एक मैकेनिज्म है, कहीं पे हाई, कहीं पे लो, कहीं पे लो, कहीं पे हाई। तो ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जहां पे कंडेंसेशन होने के कारण से गर्मी फील हो रही है? क्योंकि हम तो बोल रहे हैं जहां पे कंडेंसेशन होता है वहां पे गर्मी फील होता है। तो पानी को उबालने पर उल्टा प्रोसेस हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। डेजर्ट एरिया सर, हाँ, डेजर्ट में कैसे? डेजर्ट तो इवापोरेशन का प्रोसेस है बहुत हाई होगा और ऊपर जाके कंडेंसेशन हो जाएगा। वो उसके ऊपर तो कंडेंसेशन होता रहेगा नहीं, लेकिन नीचे में वो जो मॉइस्चर है वो तो चला जाएगा ऊपर से। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एटमॉस्फेयर का जो एयर है ना, अगर मैंने इसको पानी के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो जो गर्म एयर है वो बाहर आना चाहिए, मतलब हीट जो है बाहर निकलना चाहिए। सर कोस्टल एरियाज में? कोस्टल एरिया में कैसे? सर वहाँ पर अगर टेम्परेचर ज्यादा है जैसे, तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ऑलरेडी ज्यादा होती है, फिर और टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो फिर बारिश होती है उस प्रोसेस में। और हीट और कंटिन्यूअसली अगर आप गर्म हवा देते ही जा रहे हो तब। एक चीज़ ऑब्जर्व करना, एक एसी का आउटलेट में फैन निकलता रहता है, फैन से हवा निकलती रहती है, ऑब्जर्व किया है? तो वो गर्म हवा निकलती रहती है कि ठंडी हवा निकलती रहती है? हाँ, गर्म हवा निकलती रहती है। एसी का ये इनलेट है ना, आउटलेट बाहर साइड है, तो बाहर साइड में हमेशा से गर्म हवा निकलती है। तो हुआ क्या, यहाँ का एयर को क्या किया उसने, कंप्रेस किया, पानी का ड्रॉपलेट को बाहर निकाल दिया, और जो गर्म एयर है, एनर्जी है, उसको बाहर रिलीज कर दिया। तो ये रूम क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो इस रूम में आप लोगों की बॉडी में जो एनर्जी है वो वाटर वेपर के फॉर्म में है। इस एनर्जी को उसने कंडेंस किया, संघनित किया, और संघनित करके पानी के फॉर्म में कर दिया, और जो एयर है, एयर से एनर्जी बाहर निकाल दिया। Isn't it? तो ये इस तरीके से ये काम हो रहा है। अब हम उल्टा सोचते हैं, कूलर ठंडा क्यों कर देता है? कूलर ठंडा क्यों कर देता है? कुछ और बताओ, कूलर करता क्या है, कैसे ठंडा करता है? जब वो एयर है उसमें मॉइस्चर को मिला देता है और उसको फ्लो करता है रूम के अंदर। एयर में मॉइस्चर मिला देता है, पानी की बूंद को थ्रो कर देता है। तो पानी की बूंद थ्रो कर देने से क्या बेनिफिट होता है? नहीं। हाँ? एयर के टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है उसमें। नहीं, वो भी नहीं। हाँ, पानी की बूंद में कभी भी पानी की बूंद को बस थ्रो कर रहे हो बिना इवेपरेट किए। पानी की बूंद में जो एयर में जो पानी की बूंद होती है उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी होती है कि नहीं? हमने अभी देखा, इससे इवेपरेट होके जा रहा है। पर कूलर में आपने बस थ्रो कर दिया बिना इवेपरेट किए, पर उस मॉइस्चर में अभी भी टेम्परेचर होल्ड करने की कैपेसिटी है कि नहीं? है। तो एयर में जितना भी टेम्परेचर था उसको उस मॉइस्चर ने ले लिया, और उस मॉइस्चर ने लेके वो निकल गया। हम इसलिए बोलते हैं कूलर में क्रॉस वेंटिलेशन करना चाहिए। आपने एक ही रूम में कूलर चलाते रहे तो बल्कि मॉइस्चर ऐड हो जाता है, बल्कि उमस बढ़ जाती है। पर अगर आपने क्या किया, जैसे पीछे साइड में वेंटिलेशन है, इधर से कूलर से पानी थ्रो किया, पानी थ्रो करके इस वाटर ड्रॉपलेट ने क्या किया, सारा टेम्परेचर को रिसीव किया और वो बाहर निकल गया। बाहर निकल जाने से इस रूम का टेम्परेचर क्या हुआ, ठंडा हो गया। तो अगर पानी का ड्रॉपलेट को बिना गर्म किए आप उसको थ्रो करोगे, एयर में थ्रो करोगे, तो वो आसपास का एयर का टेम्परेचर को वो ले लेगा अपने में, और लेके वो निकल जाएगा। इसलिए जब भी कूलर तभी काम करता है जब उसका क्रॉस वेंटिलेशन हो, अदरवाइज बस वो मॉइस्चर डालता रहेगा, तो वो मतलब थोड़ी ना है। समझे कूलर कैसे काम करता है? बता पाओगे? बता लोगे ना?
मतलब सर एयर में वो टेम्परेचर को नहीं एब्जॉर्ब करता है, वो मॉइस्चर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है टेम्परेचर को। हाँ, अगर मॉइस्चर जो है एयर का वो बिना गर्म किए आया हुआ है, बस पानी का छिड़काव कर दिया आपने, उसके कारण से आया है, तो उसमें टेम्परेचर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। और टेम्परेचर होल्ड करने की कैपेसिटी होगी तो वो क्या होगा, आपका रूम को ठंडा कर देगा। इसलिए स्टेशंस में पानी का छिड़काव किया जाता है, ड्रॉपलेट्स डाल दिया जाता है, ताकि क्या हो, वो जल्दी से ये हो जाए। अब जैसे गाड़ी का सीट गर्म होता है ना, आप क्या करते हो, पानी डालते हो ना, तो पानी डालने से क्या बेनिफिट होता है, पानी में टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, तो वो क्या एब्जॉर्ब करके निकल गया, तो इससे क्या हुआ, एयर आपका जो सीट है वो ठंडा हो गया। तो हर जगह पानी का एप्लीकेशन अलग अलग है। कहीं इसलिए पानी क्या करता है, पानी ठंडा करने का काम नहीं करता, पानी टेम्परेचर को नॉर्मल करने का काम करता है। ध्यान रखना, पानी टेम्परेचर को नॉर्मल करने का काम करता है। गर्मी के दिन में ठंडा करता है, ठंडा के दिन में गर्म करता है। इसलिए ठंड के दिन में भी पानी पीना चाहिए और गर्मी के दिन में भी पानी पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी में पानी रहेगा तो बॉडी में एक्सेसिव ठंड और एक्सेसिव गर्मी नहीं लगेगी। हम बोलते हैं लू का सीजन है, पानी पी के जाओ। क्यों पी के जाएं? क्योंकि आपका सारा नमी निकल जाएगा, तो आपको हीट स्ट्रोक आ सकता है। अगर आप पानी पी के जाओगे तो बॉडी में मॉइस्चर रहेगा, और बॉडी में मॉइस्चर रहेगा तो इवेपोरेट भी हो जाएगा तो चलेगा, क्योंकि गर्मी के सीजन में इवेपोरेशन तो होना ही है। इसलिए चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, दोनों में कपड़ा बांध के निकलते हो। गर्मी के सीजन में इसलिए कपड़ा बांधते हो आपकी बॉडी से मॉइस्चर निकल मत जाए। ठंड के दिन में इसलिए ये करते हो, हाँ, क्योंकि आपकी बॉडी से टेम्परेचर मत निकल जाए। दोनों में डिफरेंस ये है। और दोनों में हम लोग कान को बंद करते हैं, तो जितना नॉट ओनली कान, नाक, मुंह, जिससे कोई भी टेम्परेचर अंदर जा सकता है या टेम्परेचर बाहर जा सकता है, उस जगह को आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। हम चश्मा क्यों पहनते हैं जब गाड़ी चलाते हैं? तो एक तो कारण है कि धूल कम आए, दूसरा क्या है, आइस का जो मॉइस्चर है ना वो उड़ जाता है, आपको ड्राई फील होने लग जाता है ना। इसलिए हम क्या रात को पानी डाल के, आँख में पानी डाल के सोते हैं। हम ज़्यादा अगर टीवी देखते हैं आँख फिर से ड्राई हो जाता है। अब ये बताओ, चलो अब एक चीज़ और समझो, ये पंखा जो है, फैन जो है, ये कैसे टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है? ये नॉर्मल करता है एयर का फ्लो को बढ़ा के सर, मतलब अभी जो करंट में जो एयर है, हाँ, वो पंखा के कारण उसका जो वॉल्यूम बोलेंगे कि डेंसिटी बोलेंगे, उसको बढ़ा देता है सर। मतलब उस एयर का जो मॉलिक्यूल है उसको संख्या को बढ़ा देता है। ठीक है। अब देखो, अगर टेम्परेचर सेम है, बरसात का दिन है, मैंने बोला कपड़े नहीं सूख रहे हैं, तो मैं क्या करूं, पंखा चला देता हूं, कपड़े सूख जाएंगे। अब पंखा ने क्या काम किया? पंखा ने कुछ काम नहीं किया। क्या किया? ये भी बोल सकते हो, क्योंकि ऊपर में गर्म एयर ज़्यादा है और नीचे में ठंडा एयर ज़्यादा है, तो पंखा ने क्या किया, गर्म एयर को नीचे ले आया, नीचे ले जाके उसको सर्कुलेट करवाया। क्योंकि गर्म एयर की टेंडेंसी क्या होगी, ऊपर होगी कि नीचे हो रहने की होगी? गर्म एयर हमेशा ऊपर रहता है और कोल्ड एयर क्या रहता है, नीचे रहता है। तो पंखा क्या करता है, गर्म एयर को लाता है। इसलिए लू भी लग सकता है। गर्मी के दिन में पंखा चला दोगे, लू लग सकता है कि नहीं? लग सकता है, क्योंकि सीलिंग में कितना गर्मी रहती है, वो सारा गर्मी आपका नीचे ले आता है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ठंडा क्यों लगता है, कपड़े क्यों सूख जाते हैं? तो सिंपल चीज़ है कि जैसे नीचे में जो एयर है वो ठंडी है, उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है, कम है, ज़्यादा नहीं, कम है ना। ठंडे एयर में कम होती है, गर्म एयर में ज़्यादा है। तो हम गर्म एयर को जब नीचे लाते हैं तो क्या है, होल्ड करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नॉट ओनली दिस, क्या होता है, एयर जब सर्कुलेट होता रहता है तो इस पार्सल ऑफ एयर में जैसे मॉइस्चर की कैपेसिटी खत्म हो गई, आपने उसको हटा दिया, फिर नया आया, फिर में एडिशन आया, फिर हटा दिया, फिर नया एयर आया, फिर मॉइस्चर आया, इस तरीके से हटता जाएगा, तो इस तरीके से सर्कुलेट होता जाएगा, तो होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो अब बोलो, जैसे हम पसीना है, पंखा चला,
हमको ठंडा क्यों लगता है? हम बोलते हैं स्वेटिंग से, जो पसीना से है, बॉडी ठंडा होता है? स्वेटिंग से बॉडी ठंडी होती है? कैसे होती है? सर हॉट एयर हमारे स्किन पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसलिए कूलिंग इफेक्ट, और आसपास की एयर ठंडी हो जाती है, डेंस हो जाती है। हाँ, मेरे में पसीना है, पंखा चल के क्या हुआ, इवेपरेट हो गया। और जब भी इवेपरेशन होगा, टेम्परेचर आपकी बॉडी से क्या होगा, कम होगा। कोई भी चीज़ इवेपरेट हो रहा है, आपके स्किन में लगाते हुए आपको ठंडा एहसास देगा, चाहे पानी हो चाहे अल्कोहल हो, है ना। नेल पॉलिश का जो नेल पेंट रिमूवर होता है, जैसे ही डालते हो इवेपरेट हो जाता है, ठंडा लगता है। कोई भी चीज़ अगर इवेपरेट हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर पड़ के, तो वो क्या करेगा, बॉडी को ठंडा कर देगा, ठीक है ना। तो मॉइस्चर का इतना बड़ा रोल है कि वो सेम एरिया को डेजर्ट बना सकता है और सेम एरिया को वो रेन फॉरेस्ट बना सकता है। दोनों जगह फॉर्चुनेटली टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। टेम्परेचर अगर लगातार उतना पड़ रहा है, पर अगर यहाँ पे मॉइस्चर है तो रेन फॉरेस्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पे मॉइस्चर कम है तो रेगिस्तान बन जाएगा। बस डिफरेंस है मॉइस्चर का। मई मंथ में, है ना, और जुलाई मंथ में जो सन का जो रेज आता है, सूर्य की किरण का जो टेम्परेचर है, दोनों कंडीशन में सेम होता है। क्योंकि 21 जून को सबसे लंबा दिन मनाते हैं हम, 21 जून को सबसे लंबा दिन मनाते हैं। तो 21 जून से एक महीने पहले और 21 जून के एक महीने बाद दोनों समय सन का रेज का इंटेंसिटी या एनर्जी सेम रहती है। पर 21 जुलाई को मुझे थोड़ा सा ठंडा फील होता है, पर वही 21 मई को मुझे क्या लगता है, गर्मी फील होता है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, मॉइस्चर का। 21 मई में वही टेम्परेचर ने लू चला दिया और 21 जुलाई में वही टेम्परेचर मुझे कोई फील नहीं करा रहा है, क्योंकि आसपास में मॉइस्चर है, ठीक है ना। इसलिए टेम्परेचर का रोल तो होता है वेदर में, पर उससे बड़ा रोल है मॉइस्चर का, ठीक है। इसी चीज़ को लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ा रहे थे। किस वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं। At any point of time, the availability of water droplets या water molecules in the air is called moisture. तो क्या है, मॉइस्चर का एक बड़ा रोल है बारिश कराने में, प्रेसिपिटेशन कराने में, वर्षण कराने में। प्रेसिपिटेशन या वर्षण, प्रेसिपिटेशन या वर्षण। क्या होता है, जहाँ पे बादल होता है, क्लाउड होते हैं, वहाँ पे मॉइस्चर रिलेटिवली ज़्यादा होता है।
तो कई बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा गर्मी के दिन में जब बादल ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको गर्मी ज़्यादा फील होती है, नमी ज़्यादा फील होती है। तो पहला कारण ये आइडेंटिफाई करते हैं, किसी एरिया में क्लाउडी वेदर होता है, बादल ज़्यादा होते हैं, तो गर्मी ज़्यादा क्यों फील होती है, क्यों ज़्यादा हीट फील होता है, क्या कारण है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेने से तो ठंडा लगना चाहिए। मॉइस्चर हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो आसपास में अगर मॉइस्चर रहता है तो मतलब एनर्जी इसमें जहाँ पे भी बादल है मतलब वो एनर्जी है बोल सकते हैं। और वो कौन सी एनर्जी बताया हमने अभी अभी बात किया, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा उसको बोलते हैं। तो हर बादल में हीट होता है, लेटेंट हीट होता है या गुप्त ऊष्मा होती है। और ये जो एनर्जी है ये दो चीज़ को रोकती है। पहला चीज़, अर्थ से वापस जाने वाली किरणों को, अर्थ से जो दिन भर में जो धूप से गर्मी आई है उसको वापस जाने से ये क्या करती है, रोक देती है। क्यों रोक देती है? क्योंकि इसमें टेम्परेचर को होल्ड करने की कैपेसिटी है। और नॉट ओनली दिस, इवन कार्बन डाइऑक्साइड जो है या कोई भी पोल्यूशन है उसको भी ऊपर जाने से वो रोक देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जब बादल ज़्यादा रहते हैं तो अर्थ से निकलने वाली ऊर्जा, एनर्जी जो है वो बाहर नहीं जा पाती है। दूसरा, इसमें खुद में एनर्जी है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा हो जाता है ना। आप बोलते हो कि जब बादल ज़्यादा रहता है तो हार्डली 3-4 किलोमीटर में ही तो रहता है बादल। कितने किलोमीटर में रहता है? ये तो 1-2 किलोमीटर में रहता है बादल। सही बताओ ना, जो बारिश, जो मानसून का बारिश कराता है ना, हार्डली 1-2 किलोमीटर के हाइट पे रहता है बादल। आप सोचो इतने नीचे में इतना बड़ा बादल का लेयर, तो सारा पोल्यूशन और सारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सारा क्या यहीं पे रुका हुआ है। ठीक है, इसलिए क्लाउडी वेदर में आपको क्या होता है, आपको गर्मी ज़्यादा फील होती है। अब दूसरा चीज़, अब जैसे इसमें एक्सेसिव मॉइस्चर हो गया, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो गया, अब ये गिराना चाह रहा है इसको, क्योंकि जगह नहीं है इसके पास, वो शेड होना चाह रहा है। तो हम क्या करते हैं, एयर जो होता है वो इसको संघनित तो होने देता है पर ऊपर में ही रोक देता है। हवा का जो प्रेशर है वो उसको ऊपर में रोक के रखा रहता है। जिस समय एयर का प्रेशर को पानी का प्रेशर काउंटर करने में सक्सेसफुल हो जाता है, जिस समय एयर का जो फ्रिक्शन है, वायु का जो घर्षण है, उसको पानी का जो वेट है उसको काउंटर करने में जब सक्सेस हो जाता है, तब क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है। तो बारिश ऐसा नहीं कि ओनली कंडेंसेशन है। बारिश में द कंडेंसेशन में जब इतना पानी आ जाता है कि उसका वेट एयर होल्ड करने में कैपेसिटी उसकी कम रहती है, तब वो क्या है, बारिश करा देता है। समझ गए? इसका मतलब ये है कि अगर ज़्यादा एयर चल रही है तो बारिश नहीं होते रहेगी, पर जैसे ही एयर जो चलना कम हो जाएगी, बारिश अचानक से हो जाएगी। तो क्या हवा कई बार क्या पानी को बहुत देर तक होल्ड कर सकता है? होल्ड कर देता है कई बार। अगर लगातार एयर ऊपर जा रही है, ऊपर चलते जा रही है, तो बहुत सारा पानी संघनित होके ऊपर में ही बन गया है, ऊपर में ही तालाब जैसा बन गया है। ऐसा कंडीशन कभी कभी होता है हिली एरिया में। हिली एरिया में क्या होता है, जगह नहीं रहती, तो ना एयर लगातार ऊपर उठता जाता है, तो बहुत सारा पानी जो है ऊपर में ही स्टोर हो जाता है। अब सडनली इतना ज़्यादा वेट हो जाने के कारण से एयर जो है उसको रोकने में असफल होता है। अब जब एयर छोड़ देता है तो सडनली एक जगह बारिश हो जाना, उसको बादल का फटना बोलते हैं, उसको क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। तो क्लाउड बर्स्ट का सिचुएशन तब होता है जब एयर ने उसको बहुत देर तक रोक दिया है। ये चीज़ समझे पूजा, है ना? एयर ने अगर बहुत देर तक रोक दिया तो लगातार बारिश होते जा रही है पर रुका हुआ है। अब सडनली एयर का वेट जो है, एयर जितना होल्ड कर पाता वो उसको छोड़ दिया उसने, और पूरा एक जगह पे बारिश हो गई। तो क्लाउड बर्स्ट उस कारण से होता है कि 4 घंटे का बारिश 1 घंटे में हो जाना, दैट इज़ क्लाउड बर्स्ट।
अगर 4 घंटे का बारिश 4 घंटे तक होता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो वर्षण या प्रेसिपिटेशन वो चीज है, तो प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन मैं बोल सकता हूं कंटिन्यूअस कंडेंसेशन, continuous condensation when friction of air fails to hold the condensed water. तो लिख लो, मैं जो बता रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, पहले इंग्लिश बता रहा हूँ। प्रेसिपिटेशन इज continuous condensation when friction of air when the friction of air fails to hold the condensed particles. वर्षण वह अवस्था है जब वायु का घर्षण संघनित कण को धारण करने में असफल हो जाता है। धारण करने में असफल हो जाता है। सर आप और एक बार इंग्लिश में बताइएगा, बताएंगे? इंग्लिश में बताऊं कि हिंदी में? इंग्लिश में। ओके। Precipitation is continuous condensation where the friction of air fails to hold the condensed particles. अब ये चीज बताओ मुझे, सर हवा का घर्षण क्यों बोल रहे हैं इसको, इसमें डेफिनेशन में? क्योंकि देखो हवा अगर संघनित जो जल है उसको अगर वो रोक के रखा है तो बारिश नहीं होगी। जो संघनित जो कण है उसको फैला देगी और फैला देने के कारण से वो बारिश का फॉर्म नहीं ले पाएगी। इसलिए कंडेंसेशन तो हमेशा होता रहता है पर बारिश हमेशा नहीं होती रहती है। बारिश हमेशा इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि एयर का फ्रिक्शन उसको रोक देता है। यस सर। जैसे इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है वैसे ही कंडेंसेशन हमेशा से होता रहता है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल? वर्षण एंड वर्षा में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल में क्या डिफरेंस है? सर प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होता है, लेकिन जब तक वो
क्लाउड में या एयर में ही जब वो मॉइस्चर रहता है तब तक उसको अपन प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, और जब वो लैंड पे ड्रॉप हो जाए तो उसको रेनफॉल वेरी गुड। बोलेंगे, ऐसा देखो, कुछ। कंडेंसेशन लगातार होता जा रहा है। कंडेंसेशन को प्रेसिपिटेशन तभी बोलेंगे जब एयर का मॉइस्चर को होल्ड करने में असमर्थ है। तो आपने जो बोला वो वही कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन के बीच का डिफरेंस है, बट मैं प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल के बीच का डिफरेंस बोल रहा हूँ। वेरी गुड। So we can measure the amount of rainfall in precipitation. देखो, अगर ये वाटर के फॉर्म में हुआ कंडेंसेशन तो क्या होता है? रेनफॉल। अगर स्नो के फॉर्म में हुआ तो स्नोफॉल। और अगर ये हेल के फॉर्म में हुआ, हेल स्टॉर्म। तो वर्षण का 3 अवस्था हो सकती है। कौन कौन सी अवस्था हो सकती है? पहला हुआ है जल। तो जल के फॉर्म में हुआ तो वर्षा हुई। हिम के फॉर्म में हुआ तो क्या हुआ? हिमपात। और ओला के फॉर्म में हुआ तो क्या है? ओलावृष्टि। और तीनों ही क्या है? तीनों ही प्रेसिपिटेशन है, तीनों ही वर्षण है। इसलिए मैंने देखना डेफिनेशन में लिखा कंडेंस्ड पार्टिकल। कंडेंस्ड वाटर नहीं बोला मैंने, पार्टिकल का वर्ड यूज़ किया, क्योंकि वो पार्टिकल स्नो के फॉर्म में हो सकता है, ओला के फॉर्म में हो सकता है, या जल के फॉर्म में हो सकता है। हाँ, आप जब आइस ट्रे में आइस जमाते हो तो वो ओला है कि हिम है? वो ओला है ना, दैट इज हेल। और जो फ्रीजर में साइड साइड में जो लगा रहता है वो है हिम। जब एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर आइस बनता है तो हिम बनता है, स्नो बनता है। और जब पानी गिरते हुए जम जाता है तो हेल बन जाता है, ओला बन जाता है। एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर डायरेक्टली अगर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो क्या है? स्नो। पर एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर पहले वाटर में आता है और वाटर के बाद सॉलिड बनता है तो वो क्या है? ओला। इसको बोलते हैं हम बर्फ। डिफरेंस समझे? तो जब एयर से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो वो है हिम, स्नो। एयर से जब लिक्विड में आया और लिक्विड के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हुआ वो है ओला। डिफरेंस समझ गया? इसलिए ओला ठंड के दिन में होता है, यह ठंड के दिन के आसपास में होता है। क्या होता है? बारिश तो आ रही थी, रास्ते में जम गई, ओलावृष्टि हो गया। गर्मी के दिन में कभी ओलावृष्टि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बारिश आई, यहाँ जाके तो इवेपोरेट हो रही है, नीचे जैसे ही आई वो तो गर्म हो गई और ऊपर में भाप बन के निकल गई। बल्कि बर्फ के फॉर्म में आ भी रहा होगा तो पिघला देगा, गर्मी के दिन में रहेगा तो। इसलिए अगर कोई पूछे ओलावृष्टि कब होने के चांस है, तो विंटर सीजन या विंटर के थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में, तभी ओलावृष्टि होगा, नहीं तो नहीं होगी। अब हमारे यहाँ क्यों हिमपात नहीं होता, स्नोफॉल नहीं होता नॉर्मल एरिया में? क्योंकि भाई हमारे इतना ऊपर तक इतना गर्म है कि बादल का जो मॉइस्चर है वो सीधा लिक्विड फॉर्म में आता है, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल, ये जो फ्रीज़र में साइड साइड में जो ये स्नो जम जाता है ना, वो कैसे जम जाता है? हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है उसको हमने सीधा किस में कन्वर्ट कर दिया? आइस में कन्वर्ट कर दिया, स्नो में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसमें। मॉइस्चर में जितना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना? सो दैट्स द थिंग। सर, हाँ बोलो। मतलब सर ओला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल। हेल। अच्छा, हेल। ओके सर। ये ओल हो गया क्या? ओला।
तो बारिश 3 टाइप की होती है। अभी जो बारिश हो रही है उसको हम लोग मानसूनी बोलते हैं, मानसूनी। अब ये मॉइस्चर कहाँ से आया? तो आपने बोला, हाँ आपने बोला कि ये ओशन से आया है ना, ओशन से ये मॉइस्चर आया। तो मॉइस्चर एक्चुअली 3 तरीके का होता है। जैसे अगर इवेपरेशन के कारण से क्लाउड बनता है और सीधा रेनफॉल करा देता है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा। सीधा इवेपरेशन हुआ और सीधा बादल बना के बारिश करा दिया, तो दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, संवहनी वर्षा। हाँ, यस। नीचे में हॉट एयर है और ऊपर में कोल्ड एयर है। तो डायरेक्टली इवेपरेशन अगर लैंड से इवेपरेट होके वो क्या करता है, क्लाउड बना के डायरेक्ट रेनफॉल करा देता है, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। संवहन या कन्वेक्शन का मीनिंग यही होता है कि कोई चीज़ का गर्म होके ऊपर उठना और ठंडा होके नीचे आना, दैट इज संवहन, कन्वेक्शन। ये चाय के कप में भी होता है, जब आप बॉईल करते हो, पानी को बॉईल करते हो, दैट इज ऑल्सो कन्वेक्शन। ठीक है, संवहन क्या है, गर्मी के दिन में नीचे बहुत गर्म होता है और ऊपर में ठंडा होता है, तो एयर जो होती है गर्म होकर ऊपर में राइज होती है, ऊपर जाके क्लाउड बनाती है, बारिश करा देती है। तो शाम को 4 या 5 बजे जो बारिश होती है, दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल, इसको हम संवहनी वर्षा बोलते हैं। इसमें बादल बहुत गरजता है, बारिश कम होती है। क्यों बारिश कम होती है? क्योंकि आसपास में मॉइस्चर जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा हो, ऊपर में गया भी, ठंडा भी हुआ, पर पानी इतना नहीं था कि बारिश कराए, तो सिर्फ गरज के छूट जाता है। तो यही है गरजने वाले बादल, जिसमें बारिश नहीं होती। अगर यही आसपास में तालाब वगैरह या रिवर वगैरह होगी और यहाँ पे गर्मी अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो यहीं पे बारिश हो जाएगी। इसलिए शाम के समय में बारिश तभी होगी बादल के साथ, जब आसपास में मॉइस्चर बहुत होगा। जिस जगह पे पेड़ ज़्यादा होगा उस जगह पर बारिश ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेड़ के कारण से जितना वाष्पोत्सर्जन है ना, वो सारा क्या चला जाता है, ऊपर में जाता है और रेनफॉल करा देता है। पर जिस जगह पे मॉइस्चर ही नहीं है, बस गर्म पड़ रहा है, तो पानी कैसे इवापोरेट होकर ऊपर जाएगा? इज़न्ट इट? इसलिए गर्मी के दिन में इस बार काफ़ी कम बारिश हुई। गर्मी के दिन में नहीं तो बारिश होती शाम को, कम बारिश क्यों हुई? आसपास में मॉइस्चर ही नहीं है। ठीक है। सेकंड है ओरोग्राफिक रेनफॉल। सर यस सर यस। सर ये संवहनी वर्षा को एक लाइन में एक डेफिनेशन बताएंगे क्या इसका? हाँ हाँ, हिंदी में बताना है कि इंग्लिश में बताना है? हिंदी में सर। हिंदी में ना बता रहे हैं। सर यस। सर पेड़ के कारण ना कैसे बारिश होता है और एक बार रिपीट करेंगे, मतलब हाँ हाँ, दोनों चीज़ बताते हैं। जब पृथ्वी के समीप, संवहनी वर्षा का डेफिनेशन लिख लो हिंदी में। जब पृथ्वी के सतह के समीप, जब पृथ्वी के सतह के समीप वायु गर्म हो जाती है, वायु गर्म हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है, तब बादल का निर्माण करती है, बादल का निर्माण करती है, जिससे जिससे उस जगह पर
उस जगह पर स्थानीय वर्षा होती है। स्थानीय वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। When the temperature near the earth's surface rises, the air receives heat from the surface, and rises up, and forms the cloud, The precipitation which is due to this form of cloud, this kind of cloud is called convectional rainfall. Convectional rainfall. अब है पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल। एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मैंने वार्म एयर को किसी तरीके से ऊपर लिफ्ट कर दिया किसी भी कंडीशन में, तो ऊपर जाके क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, और वो ठंडा होके क्या होगा, कंडेंसेशन बढ़ जाता है और बारिश हो जाती है। तो एक कंडीशन था जिसमें वार्म एयर खुद ही ऊपर उठ गया, जिसको कन्वेक्शन बोल रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है, हिली एरिया में उसको जगह नहीं मिलती और वो फोर्सफुली राइज अप हो जाता है। तो फोर्सफुली जब राइज अप होकर ऊपर में क्लाउड बना देता है और बारिश हो जाती है, उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में मीडियम क्या है, माउंटेन। पर्वतीय वर्षा में जो मीडियम है वो है पर्वत। तो पर्वत ने क्या किया, गर्म एयर को लिफ्ट कर दिया, जगह नहीं थी उसको तो लिफ्ट कर दिया, ऊपर जाके वो ठंडा हो गई, कंडेंसेशन होके जो बारिश कराए, इसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल। तीसरा एक कंडीशन है गर्मी का दिन है, समर सीजन है। समर सीजन में जो सरफेस है वो क्या है, हॉट है। सरफेस काफ़ी हॉट है, जिसके कारण से एयर काफ़ी गर्म है। अब यहाँ से कोल्ड एयर आई, कोल्ड एयर हमेशा से क्या होती है, क्लोज टू लैंड होती है। ठंडी हवा हमेशा से सतह के नज़दीक चलती है, नीचे नीचे से चलती है, इसलिए डस्ट ज़्यादा उड़ाती है कोल्ड एयर। एक्सेसिव गर्मी था, गर्मी ज़्यादा होने के कारण से सारा एयर ऊपर चला गया, इसलिए सरफेस पे क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। वायु दाब जो है किस जगह पे कम हो गया, जिस जगह पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था।
क्योंकि सारा एयर ऊपर में चला गया तो एयर प्रेशर भी ऊपर में चला गया, नीचे में एयर का प्रेशर कम हो गया। तो वायु दाब या लो प्रेशर आसपास में कम होने के कारण से आसपास की जो एयर है, ठंडी एयर है, वो उसको रिप्लेस करने आएगी। होता है कि नहीं, है ना। गर्म एयर जब ऊपर लिफ्ट हो गई तो नीचे एक वैक्यूम जैसा बन गया, तो कोल्ड एयर आई। तब क्या होता है, जब जब कोल्ड एयर वार्म एयर को लिफ्ट कर देती है और इसके कारण से जब रेनफॉल होता है, तब वो कौन सा रेनफॉल है, वो है साइक्लोनिक या चक्रवाती रेनफॉल, चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा था। कन्वेक्शन एंड इसमें क्या डिफरेंस है ये हम समझेंगे। पहले तो ये समझ लो कि कोल्ड एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोनिक रेनफॉल। संवहन में या कन्वेक्शनल रेनफॉल में जरूरी नहीं कि आसपास से कोल्ड एयर आ रही हो, बट जब कोल्ड एयर कहीं से आ रही है और सडनली इसने क्या किया, गर्म एयर को लिफ्ट कर दिया, और लिफ्ट करने के कारण से जो रेनफॉल हुआ तो दैट इज साइक्लोनिक रेनफॉल। जैसे क्या है, मैं कहीं जा रहा था और किसी ने धक्का मार के निकाला। डिफरेंस क्या है, मैं तो उसी साइड में जा रहा था पर किसी ने पुश कर दिया, तो क्या है, मेरी स्पीड बढ़ गई। साइक्लोनिक रेनफॉल में क्या होता है, वो तो वैसे भी उठ रहा था, गर्म एयर की क्या कंडीशन थी, वो तो उठ रहा था, पर कोल्ड एयर ने क्या किया, उसको पुश कर दिया, धक्का मार के ऊपर उठा दिया। तो वो जो रेनफॉल हुआ वो कन्वेक्शन ना होके क्या बन गया, साइक्लोनिक बन गया। तो चक्रवाती वर्षा में जरूरी है कि ठंडी एयर रिप्लेस कर दे कोल्ड एयर को, ठीक है। ठीक है, अब देखो वाटर, ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली जल की बात है, वाटर का साइकिल की बात है। ये जल का एक चक्रण होता है, वाटर का एक साइकिल होता है ना। क्या आप ये बोल सकते हो कि आप जो पानी पिए, ये कभी अमेजन रिवर जो साउथ अमेरिका में फ्लो होती है उसका पानी हो सकता है, ये हो सकता है, या किसी के पसीने का पानी हो सकता है और भी वर्ष फॉर्म में बहुत सारा चीज़ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना, क्योंकि वाटर जो है वो रिसाइकल होता है। एक एग्जांपल है ना, जैसे ये ग्लास, कांच का एक बर्नी जैसा है, कांच का एक पॉट है जिसके अंदर में मैंने क्या किया, सॉइल डाला, मिट्टी डाला और पौधे उगा दिया। पौधे उगाने के बाद मैंने इसमें पानी डाला और इसको बंद कर दिया। तो इसके जो दीवार हैं, इसके जो वॉल हैं, उसमें मुझे पानी की बूंद दिखने लगी। कहाँ से आया वाटर के ड्रॉपलेट्स उसमें? क्या इसके इवेपरेट होने से आया कि कुछ और प्रोसेस से भी आ सकता है? लीव्स का ट्रांसपिरेशन। यस, मैं यही सुनना चाह रहा था। मैंने क्या किया, प्लांट ग्रो कर दिया, ट्रीज ग्रो हो गया, प्लांट ग्रो कर दिया मैंने। और मैंने क्या किया, धूप में रख दिया, यहाँ पे पानी डाला हुआ था मैंने, मॉइस्चर डाल दिया पानी। अब यहाँ पे इसके वॉल्स में मुझे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखे। तो एक तो है ये पानी जो है इवेपरेट होके क्या बना दिया, वाटर के ड्रॉपलेट्स बना दिया। दूसरा, इस प्लांट से भी निकलता है कि नहीं मॉइस्चर, प्लांट से मॉइस्चर निकलता है ना, नमी निकलती है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन, इसी को तो बोल रहे थे हम।
ऑनलाइन में किसी ने पूछा कि जहाँ पे ट्रीज होते हैं वहाँ पे बारिश कैसे होती है? वाष्पोत्सर्जन जो है ये ना, तो जहाँ पे ट्रीज होते हैं वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वाष्प का उत्सर्जन करता है। ट्रीज जो होते हैं ट्रांसपिरेशन करते हैं। और अगर किसी क्लाउड में मॉइस्चर ऐड कर दोगे तो बारिश करा देगा ना, है ना। आसपास का जो बादल है उसमें आपने जल वाष्प और ऐड कर दिया तो क्या होगा, बारिश हो जाएगी। इसलिए जिस जगह पे पेड़ होते हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। जहाँ पे नदी ज़्यादा है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी कि नहीं? जहाँ पे सॉइल गीला ज़्यादा है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी कि नहीं? होगी। पॉन्ड होगी। जिस जगह पे भी पेड़ या वाटर बॉडी ज़्यादा है वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि यही जो पानी है यहाँ पे चला गया। अगर इसी को पूरे अर्थ को एक क्लोज चैम्बर बना सोच के चलें, तो जैसे सॉइल में मॉइस्चर कहाँ से आया था? सॉइल में मॉइस्चर आप बोलोगे कि बारिश से आया था या किसी के सुसु से आया था। दोनों कंडीशन में वो क्या हुआ, इवेपरेट हुआ। इवेपरेट होके क्या हुआ, बादल बनाया और वही पानी के ड्रॉप्स बन के आपके ऊपर गिरा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने आप में सर्कुलेट होते रहते हैं और ये अच्छी बात है, होना चाहिए। ये नहीं होता तो सॉइल का मॉइस्चर ऊपर नहीं जाता, बारिश नहीं कराता और बारिश का पानी नीचे नहीं आता। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो कभी हो सकता है किसी के बॉडी का पानी हो, है ना, या तो किसी और नदी का पानी हो या आर्कटिक ओशियन का पानी हो, क्योंकि वही वाटर मॉलिक्यूल है जो सर्कुलेट हो रहा है। हमारे घर में जो बोर का पानी अल्टीमेटली वही सब पानी रहता है, isn't it? यही सब पानी रहता है। आसपास में जितना भी पानी है सारा अवशोषित होके एब्जॉर्ब होके वही बोर का पानी बन गया, isn't it? तो यही है। तो अगले क्लास में जब हम पढ़ेंगे वो वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉइस्चर तो एक इम्पॉर्टेंट है, तो मॉइस्चर एयर में क्या रोल प्ले करता है ये देखें। अब वाटर जो है ओशन में या लैंड पे क्या रोल प्ले करता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो। सर वाट में जो आप बताए ट्रांसपिरेशन होता है, हाँ हाँ उसमें तो दोनों होगा ना सर, एवापोर ट्रांसपिरेशन, हाँ, एवापोरेशन भी होगा, ट्रांसपिरेशन। प्लांट जो करते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, है ना। यस सर। पानी से जो निकलेगा मतलब तालाब वगैरह से जो होगा वो इवेपोरेशन होगा, और कंबाइनली हम इवेपो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। जो भी वाटर का ड्रॉपलेट्स ऊपर जाता है उसको इवेपो ट्रांसपिरेशन के अंदर में डालते हैं। सर मतलब सर ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन के कारण से मतलब बारिश होता है। किस जगह पे? बस मतलब ट्रांसपिरेशन होता है इसलिए बारिश होता है, मतलब वो पेड़ में। यस, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के कारण से ही कहीं पे बारिश होती है। क्लाउड का फॉर्मेशन उसी कारण से होता है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।